नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बड़ी ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको अपनी सेहत स्वास्थ्य दोनों के बारे में जानकारी देनी है। साहब की आपकी सेहत स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, आप कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, इसके बारे में आप हमें जरूर बताएंगे। आप सभी लोग स्वस्थ हैं? ठीक है, आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए, ठीक रहिए, मस्त रहिए। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। आपका तहे दिल से स्वागत है साहब। चलिए क्लासेस की शुरुआत करते हैं। क्लासेस की शुरुआत करते समय एक सवाल जो कि थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। सवाल क्या है? हम हर एक बार इस वाले सवाल के बारे में बातचीत करते हैं कि साहब अगर हम विद्यार्थी हैं, क्या है, अगर हम विद्यार्थी या फिर विद्यार्थी होने का दावा हम कर रहे हैं कि साहब देखो हम विद्यार्थी हैं, तो मूल रूप से आपको ना उस विद्यार्थी होने के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। जैसे टारगेट लिखना कि अगर आज आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में आप ये पढ़ेंगे, अगर आज आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में आप ये पढ़ेंगे, अगर आज आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में आप ये पढ़ेंगे। मतलब एक दो सब्जेक्ट लिखने हैं, ऐसा नहीं कि 10-20 सब्जेक्ट लिख बैठो। ठीक है ना। और समानता 9 घंटे के आसपास के टारगेट, ठीक है ना, 9 घंटे के आसपास के टारगेट आपके होने चाहिए। उसके बाद सर रिवीजन उसी पैटर्न पर। अगर आज हमने कोई टॉपिक पढ़ा है तो आज पढ़े हुए टॉपिक का 7 दिन 14 दिन हो पाएगा तो 21वें दिन के बाद आपको उसका रिवीजन करना है। अनुज जी हमारे साथ हैं, पायल जी हमारे साथ हैं, अगस्त जी हमारे साथ हैं। चलिए साहब, एक गेस्ट जी हैं या अगस्त जी हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। खुशबू जी हैं, चांदनी जी भी हैं। गुरु जी मैं दावा करता हूं कि मैं विद्यार्थी हूँ। आप दावा करते हैं कि आप विद्यार्थी हैं साहब, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्तव्यों का भी दावा करिएगा कि सर हाँ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, अच्छी बात है। दिव्यांग जी कह रहे हैं। चलिए मंजू जी हमारे साथ हैं। कल की क्लास में कारकों के कुछ अपवाद को लेकर ना समानता कुछ स्थिति थोड़ी बहुत इधर उधर रही। आज की क्लास में ना कुछ लिखेंगे हम। क्या करेंगे? आज की क्लास में समझने का प्रयास नहीं, लिखने का प्रयास करेंगे। और लिखने के लिए समानता सभी लोग तैयार भी रहिएगा। ठीक है ना, ठीक है, करें साहब शुरुआत। गुरु जी आज आप बहुत गोरे लग रहे हैं। अच्छा जी, मैं बहुत गोरा हूँ क्या? तो ऐसा हो सकता है कि हमारे जो कंप्यूटर जी है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा फिल्टर विल्टर का प्रयोग, शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कर दिया हो, तभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि गुरुजी गोरे लग रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, वैसे ऐसा नहीं है कि मूल रूप से मैं उतना गोरा नहीं हूं जितना शायद हमारे कंप्यूटर जी ने बना दिया होगा। और गोरा काला क्या होता है ऐसा? वास्तविक रूप से मन और गोरा और काला होना चाहिए। यानी मन अगर किसी व्यक्ति का सही है तो वह व्यक्ति सही है, अगर मन उसका साफ नहीं है या मन उसका गोरा नहीं है तो वह व्यक्ति तो समानता, फिर तो आप जानते हैं कैसा। फिर ब्लैक शर्ट बहुत अच्छी लगती है, ब्लैक शर्ट अच्छी लग रही है। चलो साहब, ये भी अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करें, तैयारी शुरू करें। कि सर जी कल हम कारक के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि हिंदी भाषा का विकास आज ही आपका शुरू करवा देंगे, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट तथ्य लिखाने के बाद। ठीक है ना, कि सर कारक के बारे में बातचीत हम कर रहे थे। हिंदी भाषा का विकास आपका टॉपिक लिखा हुआ है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन अंतिम के 20 मिनट में। पहले शुरुआत के 40 मिनट थोड़ी बहुत बातों को समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं या फिर मूल रूप से अगर मैं आपको कुछ लिखाऊं तो कुछ दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है कि अगर आज आप थोड़ा बहुत नोट करेंगे ना, तो ये समानता आपके 2.5 अंक बचाकर लेकर चला जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत नोट कर लो। ठीक है ना, कुछ कुछ नियम है, अगर आप इसको नोट करने का प्रयास करते हैं तो समानता एक अच्छी आदत रहेगी। अच्छी आदत से मेरा मतलब ये 2.5 अंक बच जाएंगे। ठीक है ना, 2.5 अंक बच जाएंगे। ठीक है ना, तो फटाफट से नोटबुक खोलो, मतलब जो भी आपकी कॉपी है या फिर जो भी आपकी रफ सीट है, तो उसको खोलो और खोलने के बाद फटाफट से मेहनत करिए। ठीक है ना, अच्छी बात। आप देखिए, एक कार्य हम करते हैं इस बैच में, एक वीडियो सेशन करते हैं। वीडियो मतलब वीडियो चैट से आपसे बातचीत करते हैं। और ये जो बातचीत करेंगे ना, मूल रूप से शनिवार, मतलब इससे अगला वाला शनिवार या फिर बृहस्पतिवार, गुरुवार को करते हैं। ठीक है ना, जो भी अगला गुरुवार आएगा ना उसको, जो अगला गुरुवार है ना उसको सर समानता हम ऐसा करते हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक, अच्छी बात है। एक दिव्यांग जी ने एक डाउट पूछा है, जरा मैं डाउट देखूं, जरा वो डाउट चला गया ऊपर। एक मिनट को, जरा एक डाउट आया है साहब, एक मिनट को जरा। सही, मेरा विचार है कि वाच्य अकर्मक सकर्मक क्रिया और कर्ता और कर्म कारक के साथ एक जगह स्पष्ट करा दीजिए और एक दूसरे कैसे समझ ये भी बताइए। ठीक है, देखो ये ना अब आपको थोड़ी बहुत देर के बाद पता चलेगा। ठीक है ना, थोड़ी बहुत देर के बाद आपको पता चल जाएगा। ये बात पक्की है कि सर बहुत सारे कारक जो होते हैं ना वो वाच्य पर निर्भर होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। देखिए, पहले तो मूल रूप से यहाँ पर कुछ बातें समझो। हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिस टॉपिक का नाम था वाच्य। और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं सर। एक वाच्य होता है जिसका नाम है कर्म वाच्य। पहले कृतवाच्य को लिख लो कि सर एक वाच्य जिसका नाम है कृतवाच्य, जहां पर क्रियाकर्ता के अनुसार। एक वाच्य सर जिसका नाम है कर्मवाच्य, एक क्रिया है सर कर्म के अनुसार। और एक है भाववाच्य। इसको लिखना नहीं है अभी, ठीक है ना, इसको लिखना नहीं है अभी।
ठीक, किसी कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुरूप होगी, और कर्ता के अनुरूप होगी तो 90% जो वाक्य होगा ना वो कर्ता कारक को डिनोट करेगा, 10% के आसपास अपवाद होते हैं। कि सर कर्मवाच्य के अंतर्गत क्रिया कर्म को डिनोट करेगी, 90% संभावना है कि वहां कर्म कारक होगा, और 10% सर वहां पर अपवाद की स्थिति होती है। भाववाच्य में सर समानता क्या होगा ना, मूल रूप से ज्यादातर मतलब 95% तक जो वाक्य है ना वह कृतवाच्य होता है। क्यों? क्योंकि भाववाच्य सदैव अकर्मक होते हैं, और जब कर्म ही नहीं है तो कर्म पर प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। ठीक है ना, ध्यान रखिए। लेकिन कई बार की स्थिति ऐसी होती है कि बहुत सारे भाववाच्यों में कारक ही नहीं होते। ठीक है, चलिए कुछ चीजें लिखिए। सबसे पहले तो देखो समानता लिखने का प्रयास करना, लिखिए कर्ता कारक, इसके कुछ अपवाद या फिर इसके कुछ तथ्य नोट करिए। ठीक है, लिखो कर्ता कारक, लिखो कर्ता कारक। पहला बिंदु बनाओ, क्या बनाओगे? पहला बिंदु लिखिए, लिखिए कर्ता कारक की विभक्ति, कर्ता कारक की विभक्ति, और विभक्ति के साथ ना कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी होती है सर? ने होती है। कौन सी होती है? ने। कर्ता कारक की विभक्ति ने मानी जाती है, ने मानी जाती है। कर्ता कारक की विभक्ति ने मानी जाती है, अल्पविराम चिन्ह। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग भूतकाल वाले वाक्यों में, इसका प्रयोग भूतकाल वाले वाक्यों में सामान्यतः होता है। इसका प्रयोग भूतकाल वाले वाक्यों में सामान्यतः होता है या किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। जैसे 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 राम ने खाना खाया, जैसे राम ने खाना खाया। इस वाक्य में, जैसे राम ने खाना खाया, इस वाक्य में राम में, इस वाक्य में राम में कर्ता कारक का बोध कराना, या कर्ता कारक, राम में कर्ता कारक का बोध कराना, राम में कर्ता कारक का बोध कराना, कर्ता कारक का बोध कराना, एक अल्पविराम चिन्ह। यह ने विभक्ति की जिम्मेदारी है, यह ने विभक्ति की जिम्मेदारी है। अतः, अतः यहां कर्ता कारक है, अतः यहां कर्ता कारक है, अतः यहां कर्ता कारक है। दूसरा बिंदु बनाओ फटाफट, दूसरा बिंदु बनाओ फटाफट, दूसरा बिंदु लिखो। किसी किसी वाक्य में, किसी किसी वाक्य में ने कारक चिन्ह की जगह, किसी किसी वाक्य में ने कारक चिन्ह की जगह, ने कारक चिन्ह की जगह, ने कारक चिन्ह की जगह को भी प्रयोग होता है, को भी प्रयोग होता है। जैसे 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 उनको पढ़ना चाहिए, जैसे उनको पढ़ना चाहिए। एक वाक्य लिखो, जैसे उनको, उनको पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। राम को जाना चाहिए, राम को जाना चाहिए। तो यहां पर इसको हाईलाइट करो और कहो कि यहां पर देखो, यहां पर को कारक चिन्ह का प्रयोग है, लेकिन मूल रूप से ये जो होगा ना ये कर्ता कारक होगा। ठीक है ना, और यही इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करनी है। ठीक है ना, यही क्या है, यही कारक है, इनके बारे में ये थोड़े से अपवाद हैं, इनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हमें करनी है। अगला बिंदु बनाओ तुरंत, अगला बिंदु बनाओ, अगला बिंदु बनाओ। कभी कभी
कर्ता कारक वाले वाक्यों में, कभी कभी कर्ता कारक वाले वाक्यों में, कर्ता कारक वाले वाक्यों में से या द्वारा, से या द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कर्ता कारक वाले वाक्यों में से या द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है, से या द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए, उनके द्वारा लिखा जाता है। एक एग्जांपल लिखिए, उनके द्वारा, उनके द्वारा लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब यहां पर इस चीज को हाईलाइट करिए कि उनके द्वारा लिखा जाता है, तो यहां पर लिखा किसके द्वारा जाएगा? उनके द्वारा, और यही यहां पर उल्लेखित है। मूल रूप से वाक्य तो कर्मवाच्य का है, लेकिन कर्मवाच्य में भी अपवाद होते हैं। ये क्या है? ये सर कर्ता कारक है। यहां कौन सा कारक? कर्ता, क्योंकि क्रिया किसके लिए आई है? कर्ता के लिए। एक और वाक्य लिखो, एक और वाक्य लिखो, एक और वाक्य लिखो, उससे कुछ होता ही नहीं। कैसे लिखो? उससे कुछ होता ही नहीं, उससे कुछ होता ही नहीं, उससे कुछ होता ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? किससे नहीं होता? उससे। तो यहां पर से का प्रयोग हुआ है, लेकिन अभी भी ये कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता। कौन सा कारक है? कर्ता। क्योंकि सर यहां पर मूल रूप से आगे कोई कर्ता जुड़ने का स्कोप है नहीं, आगे हम यहां पर कर्ता जोड़ ही नहीं सकते। जैसे मानकर चलिए मैंने एक वाक्य लिखा कि आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। ये कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है। सर वाच्य के बारे में बातचीत करेंगे, कर्म वाच्य है, लेकिन यहां पर सर एक स्टेटमेंट छोड़ी हुई है। मतलब यहां पर कर्ता कोई स्किप किया गया है कि कोई एक्स वाई जेड रामू श्यामू कोई व्यक्ति होगा, उसके द्वारा आम खाया जाता है। मूल रूप से सर यहां पर जो होगा ना, यहां पर प्रायोरिटी पर कर्मवाच्य है, मतलब कर्म कारक भी होगा। यहां पर कौन सा कारक होगा? कर्म कारक, लेकिन कर्ता को यहां पर स्किप किया गया। ऐसी स्थिति यहां हो नहीं सकती कि मैं किसी कर्ता को स्किप कर दूं। यहां पर लिखा जाता है उसके ही द्वारा, कोई कर्ता अलग से स्किप नहीं है। यहां पर नहीं होता उसके ही द्वारा, कोई अलग से कर्ता स्किप नहीं मैंने छोड़ा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये स्थिति है। ठीक, ठीक है। अभी इसके ना बहुत सारे हम सवाल भी करने वाले हैं। ठीक है, अच्छी बात है। आगे लिखो, लिखो, अगला बिंदु बनाओ, अगला बिंदु बनाओ। मूल रूप से, मूल रूप से जिस क्रिया के अंत में, मूल रूप से जिस क्रिया के अंत में चाहिए, मूल रूप से जिस क्रिया के अंत में चाहिए का प्रयोग होता है, मूल रूप से जिस क्रिया के अंत में चाहिए का प्रयोग होता है, मूल रूप से जिस क्रिया के अंत में चाहिए का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, समानता वहां कर्ता कारक ही माना जाना चाहिए। समानता वहां कर्ता कारक ही माना जाना चाहिए। समानता वहां कर्ता कारक ही माना जाना चाहिए, कर्ता कारक ही माना जाना चाहिए। जैसे छात्रों को अध्ययन कराना चाहिए, जैसे छात्रों को अध्ययन कराना चाहिए, छात्रों को अध्ययन कराना चाहिए। अभी के लिए बस चुपचाप से कुछ बातें लिखा रहा हूं, इसको नोट करिए, ठीक है ना, जरूरी है। चाहिए, सर यहां पर चाहिए का प्रयोग है, तो मूल रूप से ना यहां पर को का भी प्रयोग होता है। ये वास्तविक रूप से कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक, और इसको कर्ता कारक ही मानना चाहिए, ठीक है ना, कर्ता कारक ही मानना चाहिए। ठीक है जी, डन। सर राम आम खाता है, एक बार क्लियर कर दो। हाँ देखो, मैं अभी इस पर आ रहा हूं। राम आम खा रहा है या राम क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, थोड़ा सा बस इसके बारे में इंतजार करिए, ठीक है ना। अच्छी बात है, अभी आ रहे हैं कर्म कारक पर, अभी आएंगे, एक सेकंड बस, ठीक है ना। अच्छी बात है, लिखिए कुछ इसके ना एक आध एग्जाम्पल और लिख लो, लिख लो। विद्यार्थी को, विद्यार्थी को या विद्यार्थियों को, ऐसे लिखो, विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों को
प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ना चाहिए। और को हाईलाइट करना और नीचे लिखना कि यहां कर्ता कारक है, कि विद्यार्थियों को प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ना चाहिए। ये लिखा जी हमने कि विद्यार्थियों को प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, यहां पर कर्ता कारक है। अब आगे बढ़ो, अब दूसरे वाले कारक का नंबर डालो और दूसरा वाला कारक है सर हमारा जिसका नाम है कर्म कारक। कौन सा कारक है? कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। अभी इसके आप कुछ सवाल भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा जितनी भी बातें लिखा रहा हूं ना, सवाल के माध्यम से थोड़ी बहुत बातें रिलेट भी होंगी। इस बात अभी इसको लिखना नहीं है, पहले तो केवल समझो कि सर कर्म कारक की विभक्ति होती है को, और को का जो प्रयोग होता है सर ये गौड़ कर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है? गौड़ कर्म। और गौड़ कर्म से मेरा मतलब यह है कि समानता कोई सजीव कर्म होगा उसके लिए हम को का प्रयोग करेंगे, कि राम ने रावण को मारा। किसका प्रयोग करेंगे? सजीव कर्म। अच्छा, एक वाक्य यहां पर देखो, मैंने एक वाक्य लिखा कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। कि सर यहां पर अगर मैं ऐसे हाईलाइट करके पूछूं कि बताओ यहां पर कौन सा कारक है, तब मेरा उत्तर आता है कर्ता कारक। तब मेरा उत्तर क्या आता है? कर्ता कारक। कि सर यहां पर ने का प्रयोग है कर्ता कारक। और अगर मैं इसको ऐसे हाईलाइट करके पूछूं कि यहां पर कौन सा कारक है, तब मेरा उत्तर आता है कि सर यहां पर को कारक चिन्ह का प्रयोग है, यहां कर्म कारक उत्तर आएगा। लेकिन अगर कोई वाक्य मैं इस आयाम पर लिखूं कि मैं ऐसे ही लिख दूं कि राम ने, कि सर राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अगर मैं किसी के नीचे हाईलाइट ना करूं और डायरेक्ट आपसे ऐसे कहूं कि साहब मुझे तो इसमें केवल कारक का चयन करके बताओ कि कारक कौन से होंगे, आपका उत्तर क्या होगा? प्रायोरिटी पर उत्तर की सर मैं कर्म कारक करूं कि कर्ता। क्यों? क्योंकि सर कर्ता कारक में तो देखो यहां पर ने भी है, कर्म कारक में यहां पर को भी है, लेकिन मैंने पूछा ही नहीं और मैंने 4 विकल्प दिए हैं कि अब इसका उत्तर बताओ। अब यहां पर ना मूल रूप से आप क्रिया को देखने का प्रयास करना कि क्रिया किसके लिए आई है। राम ने रावण को मारा, तो मूल रूप से ये जो क्रिया है ना इसके लिए प्रयुक्त हुई। किसके लिए प्रयुक्त हुई? रावण के लिए। और क्रिया अगर रावण के लिए प्रयुक्त हो रही है साहब, तो मूल रूप से सर यहां पर क्या होगा? कर्म कारक सर मेरा उत्तर होना चाहिए। क्या उत्तर होना है? प्रायोरिटी पर सर मेरा उत्तर क्या होना चाहिए? कर्म कारक। कि सर यहां कर्म कारक सर मेरा उत्तर होगा। लेकिन विकल्पों में कर्म कारक नहीं है, तो मैं बिल्कुल ये कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूं कि यहां पर कर्ता कारक नहीं है, यहां कर्ता कारक भी है, यहां दोनों कारक हैं। और दोनों कारक हैं तो सर प्रायोरिटी पर मेरा उत्तर जो होगा ये होगा, जिसका नाम है कर्म कारक। ये बात समझ में है। जैसे कल एक वाक्य के बारे में चर्चा हुई और वाक्य था सर कुछ इस तरीके का कि राम आम खाता है। राम आम खाता है। राम आम खाता है। अच्छा, अगर मैं यहां पर यह देखने का प्रयास करूं कि सर खाने वाला व्यक्ति कौन है? खाने वाला व्यक्ति राम है। यानी इस टर्म्स को मैं कहता हूं कर्ता, कि ये कार्य कर रहा है। इसको हम कहते हैं कर्म, कि सर ये कर्म है। और इस वाली चीज को हम कहते हैं कि सर जी ये क्रिया है। क्या कहते हैं? क्रिया। यानी सर यहां पर कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया तो होती ही होती है। तो कहने का मतलब जो कर्ता भी है कर्म भी है, तो सर अगर मैं इस वाली स्थिति को हाईलाइट करके आपसे पूछूं कि भाई मुझे यहां पर बताओ यहां पर क्या होगा, तब आपका उत्तर होगा कि सर शून्य कर्ता कारक है। आपका उत्तर क्या होगा? कि सर कर्ता कारक तो है लेकिन ये शून्य कर्ता कारक है। और अगर मैं आपसे कुछ ऐसी स्थिति में यहां से पूछूंगा भाई आम में, मतलब इस टर्म्स में कौन सा कारक है, अब आपका उत्तर होगा कि सर यहां पर शून्य कर्म कारक है। क्या उत्तर होगा? शून्य कर्म कारक है। शून्य कर्म कारक है। पूरा ध्यान इस समय बोर्ड पर। लेकिन अगर मैं किसी को हाईलाइट ही ना करूं और अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछ दूं कि साहब मुझे बताओ कि यहां कौन सा कारक होगा, वाक्य क्या लिखा है कि राम आम खाता है। राम आम खाता है। अब सर यहां पर कौन सा कारक होगा? कि सर अब ये चीज देखो कि सर वास्तविक रूप से ये क्रिया किसके लिए प्रयोग हुई। अगर आप इस वाली क्रिया से क्या जोड़ने का प्रयास करते हो ना, तो मूल रूप से सर ये स्थिति आ जाती है किसके बारे में? आम के बारे में बताने के लिए। क्या खाता है? आम।
तो प्रायोरिटी पर अगर मेरा उत्तर पूछा जाएगा तो मैं हमेशा कर्म कारक इसका उत्तर कर कर लेकर चलूंगा। मैं बिल्कुल कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूं कि यहां पर कर्ता कारक नहीं है, बिल्कुल है, कर्ता है, यहां पर उल्लेखित है, शून्य कर्ता कारक है, लेकिन कर्म कारक भी है। तो ये जो टर्म्स है ना, ये दोनों की तरफ लागू होने का प्रयास करता है, इसमें भी और उसमें भी। लेकिन अगर प्रायोरिटी पर की अगर बात आएगी या सीधा ही अगर मुझसे पूछ दिया जाएगा कि इसमें कारक बता दो, तो सबसे पहले मैं उत्तर करूंगा कि सर यहां पर कर्म उल्लेखित है, कर्म कारक है। 2-3 बिंदु लिखो, पहला नियम लिखो। चलो कुछ कर्म कारक के अंतर्गत कुछ बिंदु पर चर्चा करते हैं, कुछ लिखो। लिखो भाई, पहला बिंदु लिखो सभी लोग और लिखने का प्रयास करो। किसी वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर, किसी वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर दोनों ओर, चारों ओर, दोनों ओर, चारों ओर अथवा की ओर, अथवा की ओर प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है अल्पविराम चिन्ह, वहां कर्म कारक मानना, वहां कर्म कारक मानना चाहिए, वहां कर्म कारक मानना चाहिए। जैसे 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 मंदिर के दोनों ओर सड़क है, जैसे मंदिर के दोनों ओर सड़क है, जैसे मंदिर के दोनों ओर सड़क है, मंदिर के दोनों ओर सड़क है। जैसे महात्मा गांधी के चारों ओर, महात्मा गांधी के चारों ओर, महात्मा गांधी के चारों ओर, चारों ओर कड़ा पहरा है, 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 कड़ा पहरा है। दूसरा नियम लिखो, दूसरा नियम मतलब दूसरा बिंदु बनाओ। किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में कर्म कारक पहचानने के लिए, किसी भी वाक्य में कर्म कारक पहचानने के लिए, पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या प्रश्न करना चाहिए, क्रिया के साथ क्या प्रश्न करना चाहिए, क्रिया के साथ क्या प्रश्न करना चाहिए, क्या प्रश्न करना चाहिए। अगर किसी निर्जीव वस्तु का बोध हो, क्या प्रश्न करने के बाद अगर किसी निर्जीव वस्तु का बोध हो, अगर किसी निर्जीव वस्तु का बोध हो, वहां वहां कर्म कारक मानना, वहां कर्म कारक मानना सर्वाधिक उचित है, वहां कर्म कारक मानना सर्वाधिक उचित है, सर्वाधिक उचित है। जैसे जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब यहां पर ना क्या जोड़ कर देखो कि राम आम खाता है, तो मूल रूप से राम क्या खाता है, मूल रूप से सर राम खाता है आम। जैसे ही सर मुझे क्या जोड़ने से यहां पर एक निर्जीव वस्तु का बोध हुआ, तो मूल रूप से ये क्या होगा, प्रायोरिटी पर इसका उत्तर कर्म कारक होगा। ठीक, अच्छी बात है। दूसरा बिंदु बनाओ, मतलब अगला बिंदु जो भी आपका तीसरा बने या दूसरा लिखो। अगर वाक्य, अगर वाक्य स्थानवाचक है, अगर वाक्य स्थानवाचक है, अगर वाक्य स्थानवाचक है, तो इस प्रकार के वाक्य में अल्पविराम चिन्ह के साथ, तो इस प्रकार के वाक्य में, तो इस प्रकार के वाक्य में कहां शब्द जोड़ने से, कहां शब्द जोड़ने से
कहां शब्द जोड़ने से कर्म की प्राप्ति की जा सकती है? कहां शब्द जोड़ने से कर्म की प्राप्ति की जा सकती है? कर्म की प्राप्ति की जा सकती है। एक अल्प विराम चिन्ह, अतः यह भी वाक्य कर्म कारक के तहत सम्मिलित किए जाते हैं। अतः यह भी वाक्य कर्म कारक के तहत सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे, अतः यह भी वाक्य कर्म कारक के तहत सम्मिलित किए जाते हैं। कर्म कारक के तहत सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे पिताजी मथुरा गए हैं। एक वाक्य लिखो कि पिताजी मथुरा गए हैं। पिताजी मथुरा गए हैं। अच्छा, जरा इस क्रिया से कहां शब्द जोड़कर देखो। अगर आपको उत्तर प्राप्त हो रहा है कि कहां गए हैं, मथुरा, अब देखो यहां पर को चिन्ह नहीं है। कहां जोड़ने से उत्तर प्राप्त हो रहा है और क्या जोड़ने से भी उत्तर प्राप्त हो रहा है? जो अभी राम आम खाता है, वहां पर क्या जोड़ने से उत्तर प्राप्त हुआ या कहां? इस तरीके के वाक्यों को कर्म कारक माना जाता है। क्या माना जाता है? कर्म कारक। कर्म कारक कौन सा कारक होगा? ये कर्म कारक। दूसरा वाक्य लिखो। दूसरा वाक्य लिखो। मैं, या फिर मैं काटो, लिखो। राहुल विद्यालय गया। राहुल विद्यालय गया। तो अगर आपने ऐसा कोई वाक्य लिखा है कि राहुल विद्यालय गया, जानने वाला राहुल ही है, लेकिन अगर यहां से कहां जोड़ने से उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो प्रायोरिटी पर जो मेरा उत्तर होगा ना, वो कर्म कारक होगा। क्या उत्तर होगा? कर्म कारक। यही छोटी छोटी सी बातें या छोटी छोटी से अपवाद ना चीजों को भिन्नता से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, वहां पर विद्यार्थी को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। अगला बिंदु बनाओ। अगला बिंदु लिखो साहब, लिखो। किसी वाक्य में अगर वार तिथि अथवा समय का ज्ञान हो रहा है, किसी वाक्य में अगर वार, तिथि, समय का ज्ञान हो रहा है, वहां कर्म कारक माना जाता है। अल्प विराम चिन्ह के साथ वहां कर्म कारक माना जाता है। वहां कर्म कारक माना जाता है। जैसे लिखो। जैसे मैं पूर्णिमा को परिक्रमा करता हूं। मैं पूर्णिमा को परिक्रमा करता हूं। कौन सा कारक होगा? सर जी यहां पर एक तिथि का बोध है, पूर्णिमा। मैं मूल रूप से पूर्णिमा यहां पर क्या है? तिथि। लिखिए। तुम रविवार को मेरे साथ फिल्म देखना। तुम रविवार को मेरे साथ फिल्म देखना।
क्या उत्तर होगा? कर्म कारक। अच्छा, एक परीक्षा ने यूपीएसआई ने ही, ध्यान रखो, उस परीक्षा ने इस को हटा दिया, इसको को एक सवाल पूछा के दिन कि तुम रविवार के दिन फिल्म देखना, यहां पर भी कर्म कारक है, ठीक है ना, यहां पर भी क्या है? कर्म कारक है। घबरा मत जाना वहां पर, अगर वह को हटा दे तो, ठीक है ना। मूल रूप से सर वार, तिथि अथवा समय का ज्ञान कराने वाले वाक्यों में क्या करना है? कर्मवाच्य, ठीक है ना, क्या करना है? कर्मवाच्य। अगला एक बिंदु लिखो, अगला और बिंदु लिखो, एक और फटाफट से लिखो, अगला बिंदु बनाओ, लिखो। अगर किसी वाक्य में, अगर किसी वाक्य में, अगर किसी वाक्य में निकट, अगर किसी वाक्य में निकट, पास, दूर, अगर किसी वाक्य में निकट, पास, दूर, दूर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, 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 वहां कर्म कारक माना जाना चाहिए, या फिर वहां कर्म कारक होता है, वहां कर्म कारक होता है। कौन सा होता है? कर्म कारक होता है। जैसे, जैसे, जैसे विद्यालय के पास, जैसे विद्यालय के पास, विद्यालय के पास बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मैदान है, विद्यालय के पास बहुत बड़ा मैदान है, तो इसको हाईलाइट करो और कहो कि यहां पर कर्म कारक होगा। दिख नहीं रहा है लेकिन है, ठीक है ना, इसकी वजह से। अच्छी बात है। यानी अगला वाक्य लिखो, अगला वाक्य लिखो, अगला वाक्य लिखो। मथुरा के पास वृंदावन है, मथुरा के पास वृंदावन है, कोई भी वाक्य लिख लो कि जैसे मथुरा, या फिर मथुरा शहर के पास, ऐसे लिखो, मथुरा शहर के पास, मथुरा शहर के पास वृंदावन है, वृंदावन है, मथुरा शहर के पास वृंदावन है, कर्म कारक है। लिखो, आगे लिखो। अगला बिंदु, जब किसी विशेषण का, जब किसी विशेषण का, जब किसी विशेषण का वाक्य में संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए, जब किसी विशेषण का वाक्य में संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए, 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 वहां, वहां कर्म कारक माना जाना चाहिए, या वहां कर्म कारक होता है, या वहां कर्म कारक होता है। जैसे देखो, एक शब्द लिखा सर मैंने गरीब, क्या लिखा मैंने? गरीब। गरीब शब्द क्या है? विशेषण है। जैसे मैं कह दूं कि एक्स वाई जेड गरीब है, या यहां पर कोई रामू श्यामू लिख दूं कि वह गरीब व्यक्ति है बेचारा, ठीक है ना, तो इस रामू की विशेषता बताएगा कि ये गरीब है, यानी सर गरीब एक प्रकार का विशेषण है। मैंने अभी अभी लिखा कि अगर किसी विशेषण का वाक्य में संज्ञा की तरह से प्रयोग हो, जैसे हमें पता है कि अगर मैं इस विशेषण का बहुवचन बना दूंगा, मैं कर दूं इसको गरीबों, क्या कर दूं मैं इसको? गरीबों। अब सर ये एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। अब ध्यान रखना, अगर ये संज्ञा बन चुकी है, अगर ये संज्ञा बन चुकी है जातिवाचक, ये सभी गरीबों का बोध कराने वाली संज्ञा बन गई, मैंने एक के वाक्य बना दिया, गरीबों को, गरीबों को गरीबों को
गरीबों को दान दो, गरीबों को दान दो, गरीबों को। अब देखो ध्यान देना, दो कारक हैं यहाँ, अगर उसने इसमें हाईलाइट करके पूछ लिया तब तो सर मेरा उत्तर होगा कि यहां पर कर्म कारक होगा, लेकिन उसने इसमें हाईलाइट करके पूछा तब सर यहां पर संप्रदान कारक की विभक्ति निकल कर आएगी दान देने के लिए। या तो वह इस वाले वाक्य को इस तरीके से पूछ सकता है कि गरीबों को दान दो, या वह इस तरीके के वाक्य को पूछ सकता है कि गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो, ठीक है ना। मूल रूप से अब सर यहां पर कौन सा कारक होगा, मूल रूप से सर अब यहां पर होगा कर्म कारक, ठीक है ना। कौन सा कारक होगा, कर्म कारक, ठीक है ना। अगर उसने हाईलाइट करके पूछा तब तो सर यहां पर ये कर्म है, अब ये क्या है, अब ये कर्म है। हाँ, अगर यहां पर उसने पूछा कि इसको का प्रयोग के लिए के आधार पर होगा, फिर यहां पर संप्रदान होगा, फिर यहां पर क्या होगा, संप्रदान, कि जहां पर कुछ देने के भाव से है ना तब यहां पर संप्रदान, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये स्थिति अक्सर आती है कि परीक्षा में ना कई बार इसके नीचे हाईलाइट, कई बार इसके किसी के भी नीचे ना हो, तब प्रायोरिटी पर उत्तर इसका ये होगा संप्रदान कारक। क्यों, क्योंकि मूल रूप से सर यहां पर दान देने के भाव के, दान देने के भाव के आधार पर हमने इसका प्रयोग किया, लेकिन यहां पर तो कर्म कारक ही उत्तर होगा, भले ही यहां पर आपको लगेगी ये संबंध कारक है, लेकिन नहीं, फिर यहां पर इसका उत्तर क्या होगा, कर्म कारक, कर्म कारक, क्या उत्तर होगा इसका, कर्म कारक। ये चीजें मूल रूप से जैसे कोई टीचिंग की परीक्षा है, जैसे पीआरटी है, या जैसे कोई पीएचडी इत्यादि की तैयारी करता है, वहां पर उस व्यक्ति को पढ़ाई जाने योग्य है, या वहां पर इस व्यक्ति को पढ़ाई जाती है। लेकिन परीक्षा में सवाल अक्सर 4200 ग्रेड पे से ऊपर या फिर 4200 ग्रेड पे तक की परीक्षाएं खूब सवाल पूछती हैं। एक और लिखो भाई फटाफट से, एक और लिखो। अगला नंबर डालो करण कारक का, अभी कुछ सवाल हम करेंगे तब स्थिति और क्लियर होगी। करण कारक, करण कारक आपके फाइल में ना या फिर आपके नोट्स में एक संज्ञा के एमसीक्यू पड़े हैं, 438 सवाल हैं वो, ठीक है ना। उनमें वचन, लिंग और कारक के भी सवाल उल्लेखित हैं, एक बार उनको देखने का प्रयास करना, ठीक। चलिए लिखिए करण कारक। करण कारक की विभक्ति क्या थी सर, करण कारक की विभक्ति थी से, और से के साथ ना कई बार द्वारा का भी प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो मूल रूप से सर ये साधन का बोध कराने के लिए अगर इन दोनों का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हम सर करण कारक उत्तर किया करते थे, उत्तर किया करते करण कारक। ये यहां तक की ठीक है, लेकिन इसमें कोई खास अपवाद है नहीं, ठीक है ना, इसमें कोई खास अपवाद है नहीं, एकाद है, उसको लिख लो। जैसे लिखो, पहला लिखो, अगर किसी वाक्य में समानता बताने हेतु, ऐसे लिखो, अगर किसी वाक्य में समानता बताने हेतु, अगर किसी वाक्य में समानता बताने हेतु, हेतु 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 शब्दों का प्रयोग किया जाए, शब्दों का, और शब्द के सामने ना के समान लिखो, ज्यादातर के समान शब्द प्रयोग होता है, के समान, के समान, की समानता बताने हेतु शब्दों का और शब्द के सामने के समान, के समान शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहां करण कारक माना जाता है, वहां करण कारक माना जाता है। जैसे, जैसे, जैसे लिखो, जैसे मैंने कहा कि विक्रम के समान, विक्रम के समान नव्या भी चतुर है, विक्रम के समान नव्या भी चतुर है, विक्रम के समान नव्या भी चतुर है, कि सर विक्रम, विक्रम के समान नव्या भी चतुर है। अब देखो यहां पर मूल रूप से ध्यान रखिए, मैं तुलना नहीं कर रहा, तुलना करने के लिए अगर ऐसी स्थिति होती तब तो मैं आंख बंद करके यहां पर अपादान करता, तुलना नहीं है, समानता है। समानता मतलब कि जितना चतुर विक्रम है ना उतनी ही चतुर नव्या है, अच्छी बात है चतुर होना, बुरी बात नहीं है, ठीक है ना, कि विक्रम के समान नव्या भी चतुर है, समानता है, ये दूर चीज नहीं है ये, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे लिखो, एक और लिखो,
कभी 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 वाक्य में करण कारक की विभक्ति का लोप होता है। कभी कभी वाक्य में करण कारक की विभक्ति का लोप होता है। जैसे जैसे कानों सुनी बात झूठ हो सकती है। ऐसे लिखो कि कानों सुनी बात झूठ हो सकती है। कि कानों सुनी बात झूठ हो सकती है। कानों सुनी बात झूठ हो सकती है। तो यहां पर ये जो कानों सुनी है ना, इसका मतलब है कि कानों से सुनी बात। मूल रूप से यहां पर क्या होगा, करण कारक। जैसे अगर मैं कोई वाक्य लिखूं कि आंखों देखी बात भरोसे के लायक है। आंखों देखी बात मतलब आंखों से देखी बात, करण कारक है। कौन सा कारक है सर जी? ऐसे नाम मत लिया करो। अच्छा ऐसे नाम ना ले भाई साहब हम, ठीक है ना? ऐसे नाम ना ले, ठीक है ना? देखो अगला बिंदु, किसी वाक्य में अगर साथ शब्द का प्रयोग होता है। किसी वाक्य में अगर साथ शब्द का प्रयोग होता है, साथ शब्द का प्रयोग, वहां सामान्यतः करण कारक माना जाता है। वहां सामान्यतः करण कारक माना जाता है। वहां समानता करण कारक माना जाता है। जैसे लिखो, जैसे आप में से किसी के नाम कि लिखो भाई, विवेक के साथ विवेक के साथ आशीष विवेक के साथ आशीष जी घूमने जा रहे हैं। विवेक के साथ आशीष जी घूमने जा रहे हैं। ऐसे कोई वाक्य लिखो, विवेक के साथ आशीष घूमने जा रहे हैं। तो मूल रूप से सर यहां पर किसका प्रयोग किया गया? मैंने के साथ का। और के साथ का अगर यहां पर प्रयोग हुआ है ना, तो यहां पर क्या होगा? हाँ, करण कारक है। क्या कारक है? करण कारक। कौन सा कारक है? करण कारक। अच्छा सवाल है, ठीक है ना? कौन सा कारक है? करण। सर जी मेरा लीजिए सर करण कारक है। कौन सा कारक? करण। तो ध्यान रखना कि हमने क्या क्या चीज पढ़ी कि सर या तो ऐसे हो सकता है कि सर करण कारक की विभक्ति यहां पर नहीं है, कानों सुनी आंखों देखी, इसका मतलब आंखों से देखी या कानों से सुनी, या तो साथ का प्रयोग होगा, ठीक है ना? किसका प्रयोग होगा? साथ का प्रयोग होगा, या फिर समान का प्रयोग होगा, के समान की प्रदीप मतलब समानता बताने के लिए, ठीक है ना? अच्छी बात है। अगर मैं कहूं कि सर साथ का प्रयोग की के साथ इत्यादि इत्यादि, फटाफट से लिखो संप्रदान कारक। क्या लिखोगे? संप्रदान। क्या लिखोगे? सर जी उल्टा घुमा दिए, मैं तब कहाँ जाएंगी। अच्छा उल्टा घूम मतलब क्या भाई? किसको उल्टा घुमा दिए? कौन उल्टा घूम रहा है भाई? ठीक है ना? कौन उल्टा घूम रहा है? कौन उल्टा घूम चुका है भाई? ठीक है ना? कौन उल्टा घूम चुका है? ठीक, कौन उल्टा घूमा है? ये था अलंकार। फटाफट से लोगों संप्रदान। अब देखो इसके कुछ अपवाद नोट कर ले। हालांकि बात आप इसके बारे में जानते हैं, संप्रदान जहां पर देने या फिर दान देने के भाव से कोई के लिए या फिर को का प्रयोग होता हो। इस अगला है जिसका नाम है संप्रदान। क्या है? संप्रदान। संप्रदान कारक है। संप्रदान। देखिए इसकी विभक्ति हमने पढ़ी थी के लिए। क्या पढ़ी थी सर? इसकी विभक्ति के लिए हमने इसकी विभक्ति पढ़ी थी, या इसकी विभक्ति को होती है। मूल रूप से सर यहां पर कुछ देना, कुछ दान देने के भाव के लिए प्रयोग होती है, वहां संप्रदान कारक होता है। इसमें कुछ ज्यादा तो अपवाद नहीं है, लेकिन जितने भी हैं लिखो, जितने भी हैं लिखो। वाक्य में अभिवादन, वाक्य में अभिवादन, वाक्य में अभिवादन, कल्याण कामना, वाक्य में अभिवादन अल्प विराम चिन्ह, कल्याण कामना, कल्याण कामना,
अल्पविराम चिन्ह प्रणाम, अल्पविराम चिन्ह नमस्कार, नमस्कार, अल्पविराम चिन्ह धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ये योग से निर्मित वाक्यों में, ये योग से निर्मित वाक्यों में, के योग से निर्मित वाक्यों में संप्रदान कारक होता है। ये योग से निर्मित वाक्यों में संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। जैसे जैसे आपको सफल होने की बधाई देता हूं, कि आपको सफल होने की बधाई देता हूं, आपको सफल होने की बधाई देता हूं, आपको सफल होने की बधाई देता हूं साहब, आपको सफल होने की बधाई देता हूं, आपको सफल होने की बधाई देता हूं, ठीक है ना, आपको सफल होने की बधाई देता हूं। यहां पर क्या होगा, संप्रदान कारक। ठीक, अगला एक वाक्य लिखो। गुरुओं को प्रणाम, गुरुओं को प्रणाम, एक वाक्य लिखो, गुरुओं को प्रणाम, गुरुओं को प्रणाम, ठीक है ना। यहां पर भी क्या है, मैं प्रणाम कर रहा हूं, संप्रदान कारक है, ठीक है ना, गुरुओं गुरुओं को प्रणाम। अगला वाक्य लिखो, अगर किसी मतलब वाक्य नहीं, नियम, अगर किसी वाक्य में, अगर किसी वाक्य में, अगर किसी वाक्य में, अगर किसी वाक्य में रुचि बताई जा रही हो, रुचि बताई जा रही हो, अगर किसी वाक्य में रुचि बताई जा रही हो, वहां संप्रदान कारक माना जाना चाहिए, या वहां संप्रदान कारक होता है। अगर किसी वाक्य में रुचि बताई जा रही है, वहां क्या होता है, संप्रदान कारक। जैसे 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 शिवानी जी को लड्डू अच्छे लगते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा है कि गुरुजी फिर से बोल दो। सर लोप का मतलब समाना भी तो हो सकता है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल होता है, ठीक है ना, कि शिवानी जी को लड्डू अच्छे लगते हैं, शिवानी जी को लड्डू अच्छे लगते हैं, शिवानी जी को लड्डू अच्छे लगते हैं, कौन सा होगा, रुचि है, संप्रदान कारक होगा, क्या होगा, संप्रदान। लगता है कि कर्म होगा, लेकिन ना 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 संप्रदान होगा, रुचि की बात है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे लिखो कि जैसे मैं किसी का नाम लिखूं कि भाई एक नाम है हमारे अमिता जी, लिखो भाई अमिता जी को खीर बहुत पसंद है, अमिता जी को खीर बहुत पसंद है। एक वाक्य लिखा, अमिता जी को खीर बहुत पसंद है, अमिता जी को खीर बहुत पसंद है, कौन सा कारक होगा, संप्रदान। कौन सा कारक होगा, संप्रदान, ठीक है साहब। और अगर इसके एक आध के बारे में अगर और बातचीत करें, एक ये हो गया रुचि, रुचि के साथ साथ एक हो गया कि जहां पर कल्याण प्रार्थना इत्यादि। लिखो, लिखो, अगर किसी वाक्य में, अगर किसी वाक्य में, अगर किसी वाक्य में कोई वस्तु अथवा पैसे, अच्छा अमिता ही नाम लेने के लिए मना करी थी चलो साहब यहां पर लिख लो एक्स वाई जेड क्या लिख लो, एक्स वाई जेड, अगर उन्हीं ने ही नाम लेने के लिए मना किया है, एक्स वाई जेड लिख लो। देखो, अगर किसी वाक्य में, अगर किसी वाक्य में किसी वस्तु अथवा पैसे, पैसे देने की बात कही है, अगर किसी वाक्य में वस्तु अथवा पैसे देने की बात कही है, वहां संप्रदान कारक होता है, वहां संप्रदान कारक होता है, वहां संप्रदान कारक होता है। अल्पविराम चिन्ह,
अल्पविराम चिन्ह। परंतु 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 अगर वस्तु अथवा पैसे, परंतु अगर वस्तु अथवा पैसे उधार दिए गए हों, परंतु वस्तु अथवा पैसे उधार दिए गए हों, उधार दिए गए हों, वहां कर्म कारक माना जाना चाहिए, वहां कर्म कारक माना जाना चाहिए। जैसे 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 मैंने राजेश को, नहीं राजेश नहीं लिखो, मैंने 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 राजेश को या मैंने प्रवेश को 50,000 रुपए दिए, मैंने प्रवेश को 50,000 रुपए दिए। तो 50,000 रुपए दिए हैं, कहीं पर उधार का बोध नहीं है कि मैंने उधार दिए हैं, मैंने केवल ऐसा ही कहा कि मैंने उसे 50,000 रुपए दिए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा सर संप्रदान कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। और दूसरे वाले वाक्य में लिखो कि मैंने प्रवेश को 50,000 रुपए उधार दिए, और उधार दिए के सामने लिखो एक डैश बनाकर कि ये कर्म कारक है, ठीक है ना, ये कर्म कारक है। मूल रूप से सर जहां पर पैसे आप उधार दे रहे हो वो कर्म कारक है, और जहां पर दान व ऐसे ही देने का भाव है वहां पर संप्रदान कारक है, ठीक है ना। हाँ प्रवेश जी, जल्दी से जल्दी आप हमारे पैसे वापस करने का प्रयास करें, अन्यथा इन सभी विद्यार्थियों को आपके फोन नंबर, आपके एड्रेस बता दिए जाएंगे, फिर ये आपसे हिसाब किताब अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखें, क्योंकि फिर ये आएंगे सभी के सभी आपके घर कि भाई साहब गुरुजी के पैसे दे दो। मैंने ना एक बार ऐसा ही कार्य किया, इससे पिछली वाली संस्था में मैं जो था ना, तो एक गुरुजी थे, मेरी नई ज्वाइनिंग वहां पर हुई, तो मुझे पता नहीं था कि उनका बिहेवियर क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उनको कुछ पैसे उधार दिए, वो आए सडनली कि सर जी 10,000 रुपये चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर मेरे पास है, आप ले लो पैसे। तो वो लेकर चले गए। अब जैसे जैसे मुझे पता चला कि उनका व्यवहार ना इसी टर्म्स का था कि वो सभी से पैसे उधार लेकर रखते थे और कि वापस लौटाने का प्रयास किसी को भी नहीं था। मैंने कहा ठीक है। एक दिन मैं गया क्लास में, और क्लास में जाने के बाद मैंने कहा कि मैं कोई एग्जाम्पल बता रहा था, और मैंने उनका नाम लेकर बोला कि ऐसे ही हमारे एक सर हैं, उन्होंने मुझसे 10,000 रुपए लिए और कभी वापस नहीं दिए। अगर तुम उनकी क्लास में जाओ तो उनको बोलना कि सर के पैसे वापस कर दो। अब तो जैसे ही सर की क्लास हो, सभी पूरा कमेंट बॉक्स उनका कि सर के पैसे वापस करो, सर के पैसे दो, सर के 10,000 रुपए दो, आपने सर के पैसे दिए नहीं है, अभी तक नहीं दिए। शाम होते होते तक वह 10,000 रुपए लेकर मेरे पास आए कि लो सर आपके पैसे, लो सर आपके पैसे। ऐसे कार्य मैंने बहुत किए हैं, बहुत ज्यादा किए हैं, ठीक है ना। क्योंकि समानता ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को सामने से बोल नहीं सकते ना, तो ठीक है, तो फिर बच्चे ही उससे मांगने का प्रयास करते हैं। बस बच्चों को बोल दो कि भाई साहब ऐसे ऐसे बात है, फिर तो बच्चे फिर तो देखो अलग ही कार्य होते हैं आपके, ठीक है ना। अच्छी बात है। तो बस ऐसी ही स्थिति है कि अगर हमने प्रवेश जी को उधार दिए हैं तो जल्दी सिलेक्शन के रूप में लौटाने का प्रयास करना कि लो गुरुजी आपके 50,000 रुपए का उसकी मेहनत है कि सर ये सिलेक्शन, यानी ये डबल स्टार वाली वर्दी। अच्छी बात है साहब, ठीक है ना। लिखो एक और पॉइंट लिखो, बच्चे बन के सर बिल्कुल लिखो। अच्छा हमने क्रियार्थक संज्ञा पढ़ी है या क्रियार्थक क्रिया पढ़ी है, बात तो वही है लगभग। अगर हमने क्रियार्थक संज्ञा पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि क्रिया के शब्द जो सामान्यतः संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो मूल रूप से जिस किसी भी वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग होता है वहां संप्रदान कारक होता है। लिख लो इस बात को कि जिस किसी वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, जिस किसी वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, जिस किसी वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है वहां
संप्रदान कारक माना जाना चाहिए, वहां संप्रदान कारक माना जाना चाहिए, ठीक है ना, वहां संप्रदान कारक माना जाना चाहिए, वहां संप्रदान कारक माना जाना, जैसे 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 पीना स्वास्थ्य के लिए, पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं, नहीं नहीं भाई साहब, लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है साहब, डन, पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक सही। मेरी क्लास पीछे चल रही है और मैं इसको नहीं पढ़ी है आज, जोरी की क्लास बड़ी, अच्छा क्या बात है साहब। अच्छा सर जी, एक बार फिर से बोलिए, क्या बोले बताओ, एक बार फिर से बोले, क्या बोले बताओ, ठीक है ना, अच्छी बात, ठीक है साहब। कि पीना, दो, अब देखो ये क्रिया है जो कि यहां पर प्रयोग हुई, इसमें क्या होगा, अच्छा एक आध वाक्य और नोट करो, लिखो लिखो, वह सिनेमा देखने देखो टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यही लिख लो, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, या कि पिताजी, ऐसे लिखो, पिताजी, पिताजी सोने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, तो ये जो क्रिया है ना यहां पर, ये क्रियार्थक संज्ञा है जो कि बीच में प्रयोग हुई है, ठीक है ना, यहां पर पिताजी सोने जा रहे हैं, इसका मतलब भी भैया पिताजी सोने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, संप्रदान कारक होगा यहाँ, कौन सा कारक होगा, संप्रदान, यानी क्रियार्थक संज्ञा वाले वाक्यों में सभी में संप्रदान कारक पाया जाता है, संप्रदान कारक, ठीक है ना, चलिए डन डन। इसके बाद इसके कुछ और अपवाद हैं, मूल रूप से अभी आपने करण कारक पढ़ा है, मतलब संप्रदान तक पढ़ा है, यानी चौथे नंबर तक पढ़ा है, 4 और बचे हैं, मूल रूप से तो 3 और हैं, क्योंकि संबोधन में तो जहां से किसी को पुकारा जाएगा वहीं होगा, मूल रूप से 3 और हैं जिनके कुछ अपवाद हमें करने हैं, ठीक है ना, जाने के वो कल वाली क्लास में करते हैं, ठीक है ना, कब करते हैं, कल वाली क्लास में। अभी के लिए अब आप अपने एक एक करके डाउट पूछो, जो भी आपके डाउट है। सर जी पी के बहुत सूते जाएंगे, हाँ ये बात, पीना नहीं है कभी किसी को। अब डाउट पूछो एक एक करके, ठीक है ना, एक एक करके पूछना, लेकिन ताकि मैं देख पाऊं आपके डाउट। सर जी कल समझ नहीं आ रही है, सर जी काल समझ नहीं आ, काल समझ में नहीं आ रही, देखिए आप एक काम करिए, काल जो है ना, काल समझ में नहीं आ रही है, तो एक काम करते हैं, टेस्ट में ना काल सम्मिलित करते हैं, इस बार के टेस्ट में क्या सम्मिलित करते हैं, काल सम्मिलित करते हैं, या काल के बारे में अलग से चर्चा करते हैं, अलग से, ठीक है ना, काल के बारे में अलग से चर्चा करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अभी सवाल दागो एक एक करके, ठीक है ना, एक एक करके सवाल दागने हैं सभी को, एक, सर जी आज बहुत लिख लिया, अच्छी बात है, लिखा करिए, ठीक है ना, लिखा करिए, अच्छी बात है, ठीक है साहब, चलिए एक एक करके सवाल पूछो साहब, ठीक है ना, अगर आपके कोई सवाल है तो। सर क्रियार्थक संज्ञा बता दी, हे भगवान, कि क्रियार्थक संज्ञा ना हमने एक संज्ञा ही में पढ़ी थी कि सर जी होने पर राम, मैम जरा ये जो विक्रम जी का कमेंट है जरा ये लगाने का प्रयास करना, विक्रम जी का ऊपर है, देखो जरा, कि एक सवाल आया कि सर जी क्रियार्थक संज्ञा बता दीजिए, तो क्रियार्थक संज्ञा पंडित भोलानाथ तिवारी के द्वारा बताई जाने वाली एक संज्ञा थी, ठीक है ना, क्रियार्थक संज्ञा, उन्हीं ने इसके भेद के बारे में जानकारी दी। वो बोले कि जब कोई क्रिया का शब्द संज्ञा की तरह प्रयोग होगा, जब कोई क्रिया का शब्द संज्ञा की तरह प्रयोग होगा तब उसको क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे। जैसे मैंने कहा क्रिया के अंत में समानता ना का प्रयोग होता है, एक क्रिया लिख दी मैंने टहलना, क्या लिखी, टहलना, तो टहलना क्या है, अंत में ना का प्रयोग है, क्रिया है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि टहलना स्वास्थ्य के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो मूल रूप से ये जो है ना, ये सर अब यहां पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुई, क्यों, क्योंकि क्रिया तो अंत में आती है, ये अंत में नहीं है, ये पहले आ गई, तो ये सर यहां पर क्रियार्थक संज्ञा होगी, कौन सी संज्ञा होगी, क्रियार्थक संज्ञा। और अगर ये क्रियार्थक संज्ञा है तो मूल रूप से सर यहां पर संप्रदान कारक किया जाना
अनिवार्य है। और देखो यहां पर तो संप्रदान कारक की विभक्ति है ही, ठीक है ना, लेकिन कई वाक्यों में नहीं होती। ठीक है, कि सर जी राम आम खाता है, इसमें कर्ता बदले पर क्रिया बदल जाए तो कर्म ही क्यों होगा। मतलब इस देखो आपने एक वाक्य लिखा कि सर राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, ठीक है ना। तो आपने कहा कि सर अगर मैं यहां पर कर्ता को बदल दूं तो एक क्रिया बदल जाएगी कि भाई सीता आम खाती है, तुरंत सर क्रिया चेंज हो गई, सीता आम खाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन सर हमने एक नियम भी तो लिखा कि अगर किसी वाक्य में क्या जोड़ते हैं और किसी निर्जीव वस्तु का बोध होता है, मूल रूप से उस वाले वाक्य में क्या होता है, मूल रूप से उस वाले वाक्य में कर्म कारक होता है। या कि समानता ऐसा थोड़ी है कि जितने भी हमारे कर्म, जितने भी हमारे कृतवाच्य होंगे जहां पर कर्ता को चेंज करने से क्रिया चेंज हो जाती हो, सभी में कर्ता कारक हो। नहीं, देखो हमने को यहां पर लिखने का प्रयास किया, इसको हमने इसको कहां लिखने का प्रयास किया था, शुरुआत में ही, कि मैंने कहा कि जितने भी कृतवाच्य हैं उनमें कर्ता कारक तो होता है, लेकिन 90% में होता है, 10% अपवाद भी होते हैं, और वो वही अपवाद की कैटेगरी थी, ठीक है ना, वो वही अपवाद की कैटेगरी से निकलने वाला एक सवाल है। क्या जोड़ने से निर्जीव वस्तु का बोध है, तुरंत करो कर्म कारक, ठीक। अच्छा मैं ये कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूं कि वहां कर्ता कारक नहीं, करता भी है, क्योंकि अगर हाईलाइट करके अगर आपसे पूछा जाएगा ना, कि अगर आपसे हाईलाइट करके कुछ ऐसे पूछा गया, जैसे मानकर चलिए एक वाक्य लिखा कि राम आम खाता है, कि सर हाईलाइट करके मैंने यहां पर पूछा तब तो सर यहां पर शून्य कर्ता कारक, ऐसे पूछा तो सर शून्य कर्म कारक, और डायरेक्ट ही किसी को हाईलाइट करके नहीं पूछा, तब ये जो स्थिति हो जाएगी प्रायोरिटी पर, फिर सर हमारा उत्तर हो जाएगा कर्म कारक। ठीक, चलिए साहब फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।